सत श्री अकाल जी। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्शन दी थी। आज हम हमारे संविधान के पहले हिस्से इसकी प्रस्तावना या प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। भारत में जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उनकी एक खासियत है कि उनकी शुरुआत के ही कुछ हिस्से में पूरे ग्रंथ का निचोड़ दिया होता है। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म के ज्ञान मार्ग के ग्रंथ देखें तो उनमें एक पहले महावाक्य लिखा होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले अगर तुम में ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है तो इस ग्रंथ को शुरू करना, नहीं तो ये पूरा ग्रंथ सिर्फ तुम्हारे लिए शब्द ही बन के रह जाएंगे। इसी तरह जो भक्ति मार्ग के ग्रंथ हैं उनमें भी एक महावाक्य लिखा होता है, अथातो भक्ति जिज्ञासा, कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर की भक्ति की जिज्ञासा है तो ही इस ग्रंथ को शुरू करना, नहीं तो ये ग्रंथ सिर्फ तुम्हारे लिए शब्द बन के रह जाए। अगर हम सिख धर्म में देखें तो जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की प्रथम बानी है, श्री जपजी साहब, उसमें जब मंगलाचरण या मूल मंत्र शुरू होता है तो पहले 3 शब्द हैं, एक ओंकार सतनाम, कि ये पूरा संसार एक ओंकार की ध्वनि से बना है और वो ध्वनि सच है। अगर हम आगे की सारी बानी देखें तो वो इन्हीं 3 शब्दों का विस्तार है। इसी तरह जो हमारे देश का संविधान है उसका भी एक तरह से पूरा निचोड़, उसकी सामाजिक नीति, उसका दर्शन और उस संविधान को लेकर जो हमारे देश का मकसद है वो सब इस प्रस्तावना या प्रियम्बल में मौजूद है। इसलिए हमें पहले इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। अब हम प्रियम्बल में प्रवेश करते हैं। प्रियम्बल शुरू होता है हम भारत के लोग से। अब इन्हीं 4 शब्दों में हमारे देश की कई सारी तकलीफों का हल कर दिया गया है। भारत का संविधान किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जात, किसी विशेष विचारधारा, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी नहीं, पूरे भारत के लोगों का योगदान है इस संविधान। चाहे वो उस समय के लोग हों, चाहे वो वर्तमान के लोग हों, या जो आगे आने वाले समय में भारत में पैदा होने वाले लोग, उन सभी का योगदान इस संविधान। भारत का संविधान भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो किसी भी विशेषता में मानता हो या किसी भी पहचान में मानता हो, भारत का संविधान उसे कभी भी पराया नहीं समझता। इसके बाद प्रियम्बल में आता है प्रभु सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब हम इसके एक एक शब्द को समझते हैं। पहले बात करते हैं सोवर्निटी। अब हमने इतने लंबे संघर्ष के बाद अपने देश को आजाद कराया ताकि हम इस देश को अपने दर्शन, अपनी सोच या अपनी मर्जी के हिसाब से चला सकें, ना कि किसी तीसरी ताकत के ऊपर निर्भर होकर। इस चीज को दिखाने के लिए ये शब्द सोवर्जन हमारे देश के संविधान के प्रथम हिस्से में होना बहुत जरूरी, कि ये दिखाए कि ये देश भारतीय लोगों का है और हमेशा रहेगा। ये देश किसी 99 साल की लीज पर हमको नहीं मिला है, ये देश हमारा है। इसी बात पर एक शायरी है कि ताजो तख्त नहीं जनता का राज है यहाँ, कि ताजो तख्त नहीं जनता का राज है यहाँ, हर दिल के अंदर संविधान की आवाज है यहाँ। ये वो देश है जहां पर हुक्मरान बदलते हैं, ये वो देश है जहां पर हुक्मरान बदलते हैं, लेकिन इस देश की आत्मा आजाद है यहाँ। इसके बाद आता है सोशलिस्ट या समाजवादी। अब मैं ये बात समझता था कि समाजवाद के ऊपर बात करते हुए बहुत कुछ पहले समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने मार्क्सिज्म के ऊपर एक पूरी सीरीज पहले से ही तैयार की हुई है इस चैनल पे। अगर आप समाजवाद को मौलिक रूप में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज उस सीरीज को देखें। भारत के कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में समाजवाद 2 तरह का, एक है फेबियन समाजवाद और एक है गांधीयन समाजवाद। फेबियन समाजवाद कहता है कि समाज के अंदर समाजवाद की धारणा किसी हिंसक क्रांति से नहीं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, सहजता से आए। गांधीयन समाजवाद भी लोकतंत्र के मुद्दे पर फेबियन से राजी होता है, और गांधीयन समाजवाद कहता है कि समाज के जो अमीर लोग हैं उनको समाज के ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए और समाज के भले में निवेश करना चाहिए।
और उन्होंने कहा था कि जो लोकल स्तर है उस पर उत्पादन ऐसा करना चाहिए कि वो लोकल स्तर स्वनिर्भर हो सके। इस चीज को आज के समय में ऐसे समझा जा सकता है कि हम देख रहे हैं कि सरकार स्मार्ट सिटीज बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये अप्रोच एकदम गलत है। क्योंकि अगर हम स्मार्ट सिटीज बनाने पर जोर देंगे तो उससे वहां की आबादी और से और बढ़ती जाएगी और शहरों पर बहुत बोझ आएगा और फर्दर डेवलपमेंट बहुत रुक जाएगी। इसके मुकाबले अगर हम पहले अपने गांव को सशक्त करें, वहां के लोगों को स्वनिर्भर बनाएं, तो एक तो शहर से आबादी का जो बोझ है वो घटेगा और आबादी वहां घटने की वजह से वहां पर हम स्मार्ट सिटी और अच्छे तरीके से बना सकेंगे। इसलिए सरकार की अप्रोच यहाँ गांधीयन सोशलिज्म से सीख लेते हुए पहले स्मार्ट विलेज बनाने की होनी चाहिए और उसके बाद स्मार्ट सिटी बनाने की होनी चाहिए, ना कि हम स्मार्ट सिटी बनाते रहें जिससे शहरों के ऊपर आबादी का बोझ और बढ़ता जाए। इसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। अब हमारे देश के अंदर कई सारे धर्म हैं। इस चीज को देखते हुए हमारा संविधान धर्मों के अंदर हमको दो तरह की निरपेक्षता देता है, एक तो धर्म निरपेक्षता और एक संप्रदाय की निरपेक्षता, कि एक इंसान को सरकार का इस चीज पे समर्थन है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म के अंदर किसी भी संप्रदाय को भी मान सकता है। भारत के जो धर्म निरपेक्षता है वो पश्चिम के मुकाबले बहुत सकारात्मक है, जहां पर पश्चिम ने अपनी व्यवस्था से धर्म को एकदम काट के रखा है। भारत की धर्मनिरपेक्षता ऐसी नहीं है। हमारी सरकार हर एक धर्म का समर्थन करती है। हमारी सरकार अमरनाथ यात्रा भी आयोजित कराती है, उसमें सुरक्षा भी देती है और हज भी करवाती है। पर जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे। उस समय B.R. अम्बेडकर जी का कहना था कि धर्म एक इंसान का व्यक्तिगत मामला है, इसलिए वो एक सरकारी दस्तावेज में जो पूरे देश का है, पूरे राष्ट्र का है, उसके अंदर धर्म से संबंधित कुछ नहीं लिखना चाहते, इसलिए तब इनको नहीं लिखा गया। पर आज हम देखते हैं कि कई सारी समाज की कुरीतियां, जैसे कि जातिवाद या उस समय जो सती प्रथा थी, या आज भी कई सारे जो अंधविश्वास हैं वो धर्म से ही निकले हैं। इसलिए धर्म को लेकर सरकार की क्या नीति है, सरकार क्या सोचती है, या हमारा देश बुनियादी रूप से क्या सोचता है, ये लिखित रूप में जाहिर होना जरूरी है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के अंदर होना एक सही बात है। आगे आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। बहुत सारे लोगों को आमतौर पर यह लगता है कि हमारा देश सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हमारा देश सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं, एक लोकतांत्रिक गणराज्य, दोनों के बीच का फर्क समझिए। एक लोकतांत्रिक देश होता है जहां पर बहुमत की मर्जी चलती है, कि बहुमत जैसा चाहती है उसी हिसाब से सरकार चलती है, उसी हिसाब से नीतियां बनती है। पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य होता है जहां पर बहुमत की मर्जी तो चलती है, पर साथ में अल्पसंख्यकों के जो हक हकूक हैं उनको भी पूरी तरजीह दी जाती है, उनको भी संभाल के रखा जाता है। हमारा देश अपने अल्पसंख्यकों को भी पूरी बराबरी देता है बहुमत के साथ, इसलिए हमारा देश बहुत सही मायनों में एक लोकतांत्रिक गणराज्य। अब मीडिया के अंदर आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, और इस चीज की जिम्मेदारी किसी ना किसी राजनीतिक अदारे या विचारधारा को दे दी गई हो। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि हमारे देश के लोकतंत्र को ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से खतरा है और ना ही किसी विचारधारा से। हमारे देश के लोकतंत्र को अगर किसी से खतरा है तो वो है नासमझ जनता, जो जज्बात में आकर किसी धर्म, जात, अपनी पसंद के राजनेता या किसी जज्बाती चीज के ऊपर अपना मतदान दे देती है और सोचती नहीं है कि उसको डेवलपमेंट को या और सारी नीतियों को जो दूसरे देश में अपनाई जा रही है उनको तरजीह देनी है, ना कि किसी व्यक्तिगत मुद्दे को। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये लोकतंत्र हमारे नेताओं ने लड़कर लिया है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा भी करनी है और ये भी समझना है कि ये लोकतंत्र अगर आजादी लेकर आता है कि हम अपनी सरकार चुन सकें, तो ये एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है कि हम अपनी सरकार से सवाल पूछें। आम तौर पे एक मतदाता ये सोचता है
कि अगर उसने एक नेता को चुन लिया है या एक पार्टी को चुन लिया है तो उसने अपने लिए एक धर्म और एक भगवान चुन लिया है, कि हमने उसको एक सेवक के रूप में चुना है, जिससे हमें ये हिसाब लेने का भी पूरा हक और हमारी जिम्मेदारी भी है कि क्या वो अपने वादों पर खरा उतरा या नहीं। इसके बाद आता है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब मैं पहले तो चाहता था कि इस चीज के ऊपर सिर्फ आपको इसकी परिभाषा दे दूं, पर हाल ही के समय में जो घटनाएं घटी हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया, यूपी के रायबरेली में एक दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि को मारा पीटा गया सिर्फ चोरी के शक के बिना पर, ऐसी घटनाओं से मुझे देखने को मिलता है कि हमारा समाज अभी तक न्याय को, राजनीतिक न्याय को, आर्थिक न्याय को, सामाजिक न्याय को अच्छी तरह समझ नहीं पाया है। इसलिए आगे जो इस चैनल पर वीडियोस या शॉर्ट्स आएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया भर में जितना साहित्य न्याय के ऊपर लिखा गया है उससे आपको एक सही समझ दे सकूं कि हमारे मन में अपने देश की नीतियों को लेकर क्या समझ होनी चाहिए। इसमें कई सारे लोग जैसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हों, महात्मा गांधी हों, जैन जैक्वस रसौ हों या थॉमस हॉब्स हों, इन सब लोगों ने, जिन्होंने अपने अपने वक्त में न्याय को लेकर बहुत उच्चतम साहित्य लिखा है जिससे कई सारे देश प्रभावित हुए हैं, हमें भी उनको जानना चाहिए और वही संदेश मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। आगे आता है सोचने, जाहिर करने, मानने, पूजने की आजादी और मौके और ओहदे और मौकों की बराबरी। ये भी एक सफल लोकतंत्र की बुनियादें हैं जो कि हर नागरिक को सरकार की तरफ से उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद भाईचारा, ताकि हर व्यक्ति का गौरव बराबर रहे, जिससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। और इसी दर्शन के साथ हमने ये संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा करके अपनाया और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में हम हमारे संविधान में हमें दिए गए मौलिक अधिकार या फंडामेंटल लॉज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।